नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको हर हाल में शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही प्रॉपर सारी वीडियोस होती हैं। बाकी जिन लोगों के हेल्पफुल हैं तो वो भी शेयर करें। और क्लास शुरू होने से पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आपके सारे कष्ट दूर करें और आपकी जो भी इच्छित सफलता हो वो प्राप्त हो। हम लोग लास्ट क्लास में इंटेलिजेंसी के टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। उसी सीरीज को अगर आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, हम लोगों ने फिलिप बर्नर की पदानुक्रम सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें एक शायद आप लोगों को एक ऐसे जी करके मैंने मॉडल बताया होगा कि सबसे टॉप पे जी, देन उसके बाद इसको बांटा गया वी इंटू ई डी और के करके। उसके बाद फिर इसको डिवाइडेशन ऐसे ऐसे, ये था मेजर ग्रुप एम, ये था शॉर्ट ग्रुप और इसके बाद स्पेसिफिक, ढेर सारे इसमें फैक्टर थे। तो ये जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, ये थी फिलिप बर्नर की पदानुक्रम सिद्धांत। तो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत। अब गार्डनर की थ्योरी क्या कहती है? गार्डनर, इनका पूरा नाम होवार्ड गार्डनर है। होवार्ड गार्डनर, इन्होंने जो थ्योरी दी थी इंटेलिजेंसी, उसे हम लोग कहते हैं बहुबुद्धि। इनका मानना था जैसे कि थर्स्टन ने क्या किया था कि बुद्धि के जो सिद्धांत दिए थे, तो उन्होंने कुछ प्राथमिक योग्यताएं बताई थी और उन प्राथमिक योग्यताओं के आधार पे बुद्धि का डिवाइडेशन किया था। नियरली उन्होंने 6 बताई थी, जैसे कि एक उसमें थे वर्ड फ्लुएंसी एग्जाम्पल के लिए। उसी तरह इन्होंने भी कुछ कारक बताए, या इन्होंने कहा कि बुद्धि के प्रकार होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और कार्य करते हैं। तो इन्होंने जो संख्या बताई, उन्होंने तो 6 बताई थी, इन्होंने उसकी संख्या 7 बताई। किसने बताई? हॉवर्ड गार्डनर ने। अब इनका जो कहना था गार्डनर साहब का कि बुद्धि का जो स्वरूप होता है वह बहुप्रकृयी होता है। मतलब इनका मानना था जैसे कि बुद्धि की जो प्रकृति होती है वो एकाकी नहीं होती है। एक तरह से इन्होंने भी बिनेट की थ्योरी का जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी उसका विरोध किया। यूनिफैक्टर थ्योरी क्या कह रही थी कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है और वो स्वतः कार्य करती है, उसका डिवाइडेशन नहीं करते हैं। लेकिन लाइक फ्यूचर में फिर स्पीयरमैन आते हैं तो 2 तत्व लेके आ जाते हैं, फिर समूह कारक लेके आ जाते हैं, फिर पदानुक्रम सिद्धांत आ जाता है, देन और थ्योरियां आती हैं। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि बुद्धि का एकाकी नहीं होती बल्कि ये प्लूरल होती है, एकाकी प्रक्रम नहीं होता है। और इसके आधार पे इन्होंने कहा, और एक चीज ये भी कहा कि जितनी भी होती हैं सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, फ्री होंगे। और इन्होंने जो टाइप्स बताए बुद्धि के वो 7 बताए। ध्यान देना, इन्होंने शुरुआती स्टेज में 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताए अपनी थ्योरीज में। और साथ में ये कहा कि ये स्वतंत्र भी होते हैं, और इनमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके जो क्रियाशील होने का तरीका है, यानी जब ये एक्टिव होंगे, जैसे 7 अलग अलग तरह की बुद्धियां तो बता दी, पर जब ये सातों बुद्धि एक्टिव होंगे तो इनके एक्टिव होने का ढंग भी सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं कि कोई सेम तरीके से एक्टिव होगा। जैसे किसी को दौड़ा दो तो बहुत तेज दौड़ जाएगा, हो सकता है दूसरा उसमें ना अच्छा हो। तो सबसे पहले चलिए बता देते हैं कि इनकी सातों बुद्धि क्या है। तो पहली बुद्धि इन्होंने मान लो रख लीजिए आप भाषाई, इसको कह लीजिए आप क्या कहेंगे, लिंग्विस्टिक। और मैं शार्ट में यहाँ पे INT लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है इंटेलिजेंसी। तो पहले इन्होंने बुद्धि बताई भाषाई, पहले मैं नाम लिख देता हूँ। दूसरी उन्होंने बताई तार्किक गणितीय। तीसरी बताई स्थानिक। चौथी बताई शरीरगत की।
5वीं बताई इन्होंने संगीत बुद्धि। 6ठी बताई इन्होंने वैयक्तिक स्व, और 7वीं बताई वैयक्तिक पर। ठीक है, अब ये जो 7 टाइप के इन्होंने इंटेलिजेंसी बता दी, हम बात करते हैं सबसे पहले भाषाई बुद्धि की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक बुद्धि की बात करते हैं। तो ये जो है, आप जो सेंटेंस यूज करते हैं, वर्ड्स, जो भी आप शब्द यूज कर रहे हैं, मतलब ये आपकी भाषा पे पकड़ को समझाता है। जैसे इसका यूज कौन करते हैं? हमारे कवि हो गए, वक्ता हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, या जिनको लगातार कम्युनिकेट करना है। तो एक बुद्धि उन्होंने बताई किसी, जिसपे आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल हो। दूसरी बुद्धि उन्होंने बताई गणितीय एबिलिटीज के लिए, लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग बताई। ठीक ठीक। अब ये क्या था कि सीधी सी बात है, मैथ से जुड़ा है, यानी आप अंकों से खेल सकते हैं। मैथ का मतलब यहाँ सिर्फ मैथ से नहीं है, आप डिजिट्स के साथ, नंबर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टूड करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने लॉजिकल मैथमेटिक्स बताया। तीसरी बताती हैं स्थानिक, यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशियल। ये सही चल नहीं रहा क्या? अब इसका जो मतलब था कि स्थानिक चित्रण और कल्पना शक्ति, जैसे कि आप स्थान को देख लेते हैं तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। जैसे कई बच्चे होते हैं कि एक बार कोई चीज देख लेते हैं तो उनके दिमाग में काफी लंबे समय तक होता है। वो जैसे कोई चित्र देख लिए तो उनके दिमाग में छपा रहेगा। तो उसका कारण होता है कि उनमें ये स्पेशल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। और हो सकता है कि मैं इस वीडियो को भी एडिट करके सही तरीके से कोशिश करूंगा, अपलोड करूंगा, क्योंकि दिन में समय नहीं मिला मुझे रिकॉर्ड करने का। तो जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नाइट में कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ दिक्कत अगर हो तो पूछ लेना, बाकी इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। वैसे तो मैं पूरा दूंगा, लेकिन अगर दिक्कत होगी तो बताना, तो इसका पहले दे दूंगा। फिर आती है शारीर गति की। इसमें क्या होता है कि आपको बॉडी को अपने कंट्रोल करने की बात की जाती है। अगर एकदम साधारण शब्दों में कहा जाए तो आपको अपने बॉडी पर इतना अच्छा नियंत्रण होगा। अब यहाँ जिम जाने से नहीं है नियंत्रण कि आप जिम जाके नियंत्रण कर लेंगे बॉडी की। यहाँ पे नियंत्रण करने से मतलब है जैसे कि डांसर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन हो गए, जो एथलीट्स होते हैं, जैसे हाई जंपर हो गए, मतलब उन सभी जगहों पे बॉडी का आपका इतना एक्यूरेट कंट्रोल होना चाहिए कि किस स्टेप पे कौन सा स्टेप होगा वो आपको आना चाहिए। जैसे ट्रिपल जंप जो करते हैं, तो उनको क्लियर होता है कि पहले पहला लेंगे, दूसरा लेंगे, तीसरे लेंगे, चौथे पे हम, तीसरे पे ही हम लॉन्ग जंप मार देंगे। हाई जंप करते हैं तो उनको एक्यूरेट लेना पड़ता है, जिससे जो मार्शल आर्टिस्ट हो गए, तो उनको पता है कि अगले सेट के बाद उन्हें क्या करना है। तो अगर उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी, नो डाउट वो कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तो मतलब आपके अपने बॉडी के एलिमेंट्स पे, हाथ पैर, आंख कान नाक सब पे कंट्रोल होना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। फिर आती है म्यूजिक। खैर, मुझे पता है कि पढ़ाई से ज्यादा लोग म्यूजिक पसंद करते हैं या एंटरटेन होना पसंद करते हैं। पढ़ाई तो बस होता है कि कर रहे हैं, कर लिए। अगर बात करें इसके, तो इसमें क्या होता है कि म्यूजिक की जो समझ होती है इसमें, जैसे क्या होता है कि सुर होता है, लय होता है, ताल होता है, यानी रिदम क्या है, पिच क्या है, इन चीजों को अच्छे से, जितना अच्छे से आप समझ लेते हैं, तारतम्यता क्या है, इन चीजों को जो आप अंडरस्टैंड करते हैं, यानी म्यूजिक की फील्ड में जितनी आपकी ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंस है, तो उसकी बात करते हैं कि आपके अंदर संगीतज्ञ बुद्धि भी होती है। फिर आ जाती है कि वैयक्तिक स्व। व्यक्ति स्व को हम लोग कहते हैं पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। अब इसका क्या मतलब है कि पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, तो पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप पहले अपनी बुद्धि के द्वारा खुद को जानिए, खुद को समझिए कि आप अपने नेचर को खुद भी अंडरस्टूड करते हैं कि नहीं। जैसे कोई, आप लोगों ने कई पुस्तक पढ़ी जिनका टाइटल होगा कि स्वयं को जानो, स्वयं को खोजो, स्वयं की यात्रा, मैं से स्वयं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप खुद को समझना जब सीख जाएं कि आपकी नीड क्या है, आपको क्या चाहिए, जब आप ये हर चीज समझ जाएं, तो इसी को कहा जाता है वैयक्तिक स्व।
और बस इसमें एक वर्ड जोड़ दिया जाता है पर, इसको हम बोलते हैं अदर। तो जब हम दूसरों को समझने लगे कि दूसरों को मनोभाव को देख के समझ ले कि इस समय वो खुशी में है, क्रोध में है, दुख में है, किस चीज में है, उसको नीड क्या है, उसके मनोभाव के मतलब उसके बोलने से पहले या रिएक्ट करने से पहले सिर्फ उसके एक्सप्रेशन देख के अगर हम समझ जाते हैं तो उसी चीज को बोला जाता है वैयक्तिक पर या पर्सनल अदर। इसके बाद क्या था, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ये तो इनको बेसिक थ्योरी के 7 एलिमेंट है, जैसे कि लिंग्विस्टिक हो गई, मैथमेटिकल हो गई, स्पेशियल हो गई, म्यूजिकल हो गई, ठीक। तो ये जो थ्योरी थी, ये जो 7 एलिमेंट थे, ये तो इनकी शुरुआती थ्योरी के थे। बट बाद में गॉर्डनर की थ्योरी में क्या होता है, 90 98 एंड 99 में इन्होंने कुछ रिसर्च की और 3 अलग टाइप के भी इंटेलिजेंस को जोड़ा गया। तो उनके नाम जान लीजिए, विशेष आपको वही 7 पढ़ने हैं जो 3 और हैं। वो है प्राकृतिक इंटेलिजेंसी, हाँ, ये जो आप लोग बीए सेकेंड ईयर से शुरू करते हैं ना, एक दर्शन है प्रकृतिवाद, उसी से इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने दिया था आध्यात्मिक, और लास्ट में एक दर्शन से फिर आ जाएगा आपके अस्तित्ववादी। तो ये जो 3 और इंटेलिजेंसी बताई या 3 अलग टाइप की बताई, तो ये कब बताया, इन्होंने अपने रिसर्च के दौरान बताया कि एक बुद्धि और होती है जो प्राकृतिक एलिमेंट्स को समझने में हेल्प करती है, दूसरी क्या होती है कि स्पिरिचुअलिटीज को समझने में हेल्प करेगी, और फाइनली एग्जिस्टेंटलिज्म, कि आप एग्जिस्टेंस को समझे कि क्या जरूरी है क्या नहीं। तो ये संशोधन पे हुआ, ये उन बच्चों के लिए है जो नेट वेट की तैयारी करें, तो उनको एटलीस्ट पता हो कि 3 और टाइप की भी इंटेलिजेंसी बाद में ऐड हुई थी, सिर्फ 7 इंटेलिजेंसी नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और पढ़ना है, ये क्लास यही नहीं ओवर होगी, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है एक और थ्योरी, तरल ठोस सिद्धांत। ये भी एक इंटेलिजेंसी का सिद्धांत है, कार्बी कैटल के द्वारा दिया गया था, और ये सिद्धांत काफी हद तक सिमिलर है किसके द्वारा, भाई स्पीयरमैन के। कुछ हद तक ये सिमिलरिटी रखता है स्पीयरमैन की थ्योरी से, तरल ठोस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी थ्योरी। दिया किसने था इसको, उनका नाम है आरबी कैटल, ठीक। आरबी कैटल के द्वारा दिया गया था तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। और इस सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, तो ये सिद्धांत जैसे कि स्पीयरमैन से थोड़ा तुलना कर देते हैं पहले। स्पीयरमैन में क्या था कि एक जी फैक्टर था और उसी के इर्द गिर्द ढेर सारे एस फैक्टर थे जो हमें अर्न करने पड़ते थे। तो जैसे इसमें जी फैक्टर फिक्स होता था, उसी तरह इसमें भी 2 एलिमेंट्स में से एक फिक्स रहेगा, बाकी आप इन्वायरमेंटल प्रोसेस के द्वारा अर्न करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये जो एस थे आपको अर्न करने पड़ रहे थे, आपके अंदर एबिलिटीज थी उनको निखारना पड़ रहा था। तो यही चीज आपको तरल ठोस बुद्धि में पढ़ना है, पर उसमें थोड़ी से चेंजेस हैं, इसी वजह से एक थ्योरी और बनती है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी थ्योरी। अब इन्होंने क्या किया था कि दो एलिमेंट बता दिए, 2 एलिमेंट्स, चलो भैया हम 2 एलिमेंट्स और दे रहे हैं लर्निंग के, ठीक है। तो एक इन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा, पहला एलिमेंट इन्होंने जो दिया फ्लूइड दे दिया, ठीक। अब यह है स्पीयरमैन, जैसे मैंने कहा ना स्पीयरमैन का नाम लिया, तो उसके जी फैक्टर जैसा है। ये जो था स्पीयरमैन के कौन सा फ्लूइड इंटेलिजेंस, सिमिलर था किसके, स्पीयरमैन के जी फैक्टर जैसा। तो यहाँ पे ये फिक्स रहेगा, समझ में आ गया कि स्पीयरमैन में जी फैक्टर फिक्स होता था, तो यहाँ पे सेम फ्लूइड इंटेलिजेंस भी फिक्स होगा कि बाई बर्थ आपको जितना मिल गया उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये बात
यहाँ पे सिमिलरली लागू होती है। लेकिन इसमें कैटल ने जो और चीजें बताई थी वो ये बताई थी कि आप यहाँ पे लॉजिक के बेस पे यानी तर्क के बेस पे, रीजनिंग के बेस पे जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो न्यू प्रॉब्लम्स हो या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, उनको सॉल्व करने में हेल्प करती थी कौन सी? फ्लूइड इंटेलिजेंसी। ठीक, तो ये किसने कहा? कैटल ने। और क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि लॉजिकल या रीजनिंग के रूप में जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की योग्यता होगी वो कौन सी होगी? हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस। यानी जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी जिसको आपको सॉल्व करना है तो उसमें हेल्प कौन करेगी? फ्लूइड इंटेलिजेंस। और आगे आते हैं, और ये चीज मैं बता ही चुका हूं, इसका निर्धारण कहाँ से होता है? हेरिडिटी से। अगर याद हो तो वंशानुक्रम मैं बता चुका हूं क्या होता है, उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। वंशानुक्रम एंड एनवायरनमेंट की थ्योरी या नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। चलो आगे आते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट इन्होंने दिया क्रिस्टलाइज। अब ये स्पीयरमैन के एस फैक्टर जैसा था, जिसको इन क्या करना था? आपको अर्न करना था। अर्न करना पड़ता था या आपकी इसमें स्किल्स होती थी। यही होता था ना स्पीयरमैन के एस फैक्टर में, कि आपके अंदर कुछ योग्यताएं होती थी, या तो आप अर्न कर लेते थे या जो योग्यताएं थी इनको इम्प्रूव कर लेते थे। तो वही तरह यहाँ पे जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो इसी तरह थी कि आपको या तो अर्न कर रहे हैं या आप अपनी स्किल्स डिपेंड कर सॉरी स्किल इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने इसमें एक चीज बताया, क्रिस्टलाइज, अब यहीं से डिफरेंस हो जाएगी थ्योरी। इन्होंने कहा जो इसका निर्धारण होता है, मतलब इसको जो डिटरमाइनर एलिमेंट्स हैं, उसके लिए इन्होंने जिम्मेदार ठहराया पर्यावरणीय कारकों को, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना। अब यहीं से जो ये तत्व एक जुड़ जाएगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जबकि स्पीयरमैन ने एस फैक्टर के लिए ऐसी कोई बात नहीं कि इन्वायरमेंट फैक्टर भी होता है, जबकि कैटल ने क्या जोड़ दिया कि नहीं भैया, इन्वायरमेंटल फैक्टर नाम की भी चीज होती है जिसके द्वारा हमारा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी फिक्स होती है। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होगा तो क्रिस्टलाइज फैक्ट्स फिट नहीं हो पाएगा। इसको ऐसे समझ लो, इन्होंने कुछ मेरे हिसाब से कुछ विशेष नहीं किया। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एनएनसी नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी बताया था, तो नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में दो चीजें थी। एक क्या था कि हेरिडिटी आपको बाय बर्थ मिलती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो मानते थे कि ये ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या थे? नर्चर यानी इन्वायरमेंट को, वो मानते थे कि जो बुद्धि होती है, जो मानव विकास होता है वो इन्वायरमेंट के थ्रू होता है। तो इन्होंने क्या किया, कैटल ने उन्हीं दोनों एलिमेंट्स को लेके अपनी एक तो थ्योरी बना के रख दी हम लोगों के सामने, और कुछ नहीं किया। चालाक आदमी थे, एक थ्योरी दे दिए। और एक चीज ये भी कहा कि ये एज के साथ इफेक्टेड नहीं होगी, यानी इस पे एज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस में एज का इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे अगर एज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो नो डाउट वहां पे फ्लूइड में एज का इफेक्ट आपको पड़ेगा। अब ध्यान देना, अब एक लाइन और है वो मैं लिख देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो वर्क कैसे करती है। तो इन्होंने कहा कि ठोस बुद्धि में कैटल ने उन क्षमताओं को रखा, अगर सीधे सीधे कहा जाए तो ठोस बुद्धि में कैटल ने कुछ क्षमताओं को रखा। तरल में क्या रखा कि बाई बर्थ दे दिया। ठोस में हमने कुछ एबिलिटीज को रखा, और वो एबिलिटीज क्या होती थी? जिनको वो क्या करता था? अर्न करता था, यानी अर्जित करता था। और अर्जित करने के पश्चात तरल बुद्धि, अब यहीं से अंतर आ जाता है कि यहां से मैंने क्या किया कि कुछ योग्यताएं या कुछ क्षमताएं थी, मैंने अर्न किया, कमाया उनको। अब इसके द्वारा या मैंने कुछ कौशल सीखे, उसके द्वारा क्या किया? अब जो तरल बुद्धि थी यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस,
वो इसका यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ये अंतर आ जाता है स्पीयरमैन से और इनकी थ्योरी में। बाकी नहीं तो तरल ठोस में बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर आप इसको कोरिलेट करना चाहेंगे तो एनएनसी से बिल्कुल कर सकते हैं, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी से। मेरे हिसाब से तो उन्होंने कुछ नया नहीं किया है, नेचर नर्चर की कंट्रोवर्सी उठा के रख दिया है अपने शब्दों में एक थ्योरी बना के। एक चीज और बताई इन्होंने अपनी थ्योरी में, हाँ, जैसे ये जो तरल बुद्धि है, इन्होंने कहा कि ये फिक्स होती है। मैं बता चुका हूँ लेकिन लिख रखा है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि तरल बुद्धि इन्होंने कहा कि फिक्स होती है, या कह सकते हो कि वंशानुक्रम कारकों द्वारा इसका निर्धारण हो जाता है, जबकि ये वयस्का अवस्था तक भी डेवलप होती रहती है। भाई आप स्किल आप कब सीख सकते हैं, इसकी कोई एज थोड़ी होती है, कोई टाइम लिमिट थोड़ी होता है कि आप ये नहीं सीख पाएंगे। आप 60 साल के हो गए तो आप स्किल्स नहीं सीख पाएंगे, आप 40 साल के हो गए तो आपके सीखना बंद हो गया, तो वो तो कंटिन्यूस चलता रहेगा ना, आपकी सीखना थोड़ी रुक जाएगा। तो ये फैक्टर्स थे दो थ्योरियों के, और इसका मैं पीडीएफ भी इसी क्लास के साथ, जैसे वीडियो सुबह अपलोड होगी उसी के साथ इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, कि कोई डाउट ना हो, क्योंकि हो सकता है कि फिर नाइट में विजन वैसे भी थोड़ा दिक्कत होती है, और आप लोगों को समझ में आ जाए। और इसके बाद जो वीडियोस होंगे वो कंटिन्यू आपको मिलेंगे ही। और इसको ज्यादा से ज्यादा यार देखो शेयर सब्सक्राइब कराओ, आप लोगों के लिए है। इतनी रात को वीडियो बना रहा हूँ प्रॉपर, इसको अभी सोच लो कि घड़ी तो लगाए नहीं, लेकिन फिर भी रात के 3 बज रहे हैं, क्योंकि समय नहीं मिला। अपने भी काम होते हैं, उनको भी पूरा करना होता है, हर काम करते हुए भी अपना काम और साथ में ये कर रहा हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट करोगे उतनी तेज़ी से ग्रो होगा, और जितनी तेज़ी से ग्रो होगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें और जुड़ेंगी। अभी यहाँ पे सिंगल चीज़ें चल रही हैं कि एक सब्जेक्ट चल रहा है बस। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और शेयर, सब्सक्राइब करते रह गए, तो फ्यूचर में नो डाउट जो अलग-अलग डिसिप्लिन हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, वो सब मिलेंगे। पर वो तभी पॉसिबल है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सपोर्ट करें। उसके बिना तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि मेरा बल तो आप लोग हैं ना, मैं थोड़ी बल हूँ। मेरा बल आप लोगों से है, आप लोग हैं तभी है। और एक बार फिर आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।